आदाब, मैं हूं खुर्शीद। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी मरकजी हुकूमत की, मोदी हुकूमत की। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और क्या कुछ रहा इन 2 सालों में, कितने काम किए गए, तरक्की के कितने काम हुए, कितनी बातों के ऊपर बवाल मचा, तरक्की की राह पर मोदी हुकूमत कितना आगे बढ़ पाई, किन किन लोगों को एतराज़ात हैं, किन लोगों को लगता है कि काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हुकूमत की तरफ से क्या बात रखी जाएगी और क्या वाकई ही जो पब्लिक चाहती थी, जो आवाम चाहती थी इस मुल्क की, उनकी उम्मीदों पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खरा उतर पाए हैं, इस पर बात होगी। और माइनॉरिटी एंगल ये रहेगा कि माइनॉरिटीज के लिहाज से पिछले 2 साल कैसे रहे, कैसे गुजरे यहाँ की माइनॉरिटीज के लिए ये 2 साल। और इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एमजे खान साहब, आप चेयरमैन हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। सर, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं फादर सवरी मुथू शंकर साहब, स्पोक्समैन है DCA के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद है मोहम्मद अदीब साहब, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साबिर अली साहब है, बीजेपी से बात रखेंगे कि बीजेपी की हुकूमत जो है मरकज में, उसका काम कितना अच्छा रहा, कितना बेहतर रहा। और सबसे पहला सवाल मोहम्मद अदीब साहब, चूंकि बहुत सारी शिकायतें हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, हुकूमत के ऊपर हमला करने के लिए बहुत कुछ है, ओवरऑल 2 साल का जो है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या वाकई जो है वो मोदी हुकूमत आम आवाम की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है? रबानी साहब, मेरा ख्याल था कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को पहले बताना चाहिए था कि क्या क्या हुआ है। मैं तो अपने हिसाब से समझता हूँ कि ये 2 साल इकोनॉमी के लिए, जिसके नाम पर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, पिछले 11 महीने से, कल की भी इंडियन एक्सप्रेस की और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है पिछले 11 साल से। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, डॉलर अपने के मुकाबले में रुपया अपने उरूज पे पहुंच गया है, नौकरियां मिली नहीं है। जो ब्लैक मनी का एक कॉन्सेप्ट था कि वो जन लाया जाएगा और मार्केट में दिया जाएगा, उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। नौजवानों को यह था कि नौकरियां मिलेंगी, वो मिली नहीं है। जहां तक हमारे करीबी हमसाया मुल्क है, सबसे करीबी मुल्क हमारा नेपाल, जिसका शुरू से हमारा एक ताल्लुक था, आज हम एक दूसरे के हाथ में गरेबान डाले बैठे हैं। वहाँ हालात हमारे इतने खराब हो गए। पाकिस्तान के साथ हमें मालूम नहीं कि हमारे क्या ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कब मीटिंग होगी कब नहीं होगी। फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह नहीं लग रही है 2 साल में। जो तवक्कात 2 साल पहले हुई थी उसमें शदीद मायूसी है, क्योंकि मुझे यह नहीं लगता कि ये हुकूमत आई थी गवर्नेंस के नाम पर और कांग्रेस की इनकम्बेंसी और करप्शन के नाम पर। और सबसे बड़ी बात जो है, जो माइनॉरिटीज है उसके अंदर एक खौफ और हिरास इस 2 साल में पैदा हो गया। ठीक है, फादर सवारी मुथू, क्या कहेंगे? 2 साल का क्या आकलन है, क्या लेखा जोखा आपको लगता है मोदी हुकूमत के पास? और आपको लगता है कि मोदी हुकूमत वाकई ही नहीं काम कर पाई है? माइनॉरिटीज के हिसाब से आपको लगता है कि वाकई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे ये 2 साल? नहीं, मैं सिर्फ अपने जो कम्युनिटी है, कैथलिक कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि हम चिंतित हैं। ऐसा नहीं कि किस चीज को लेकर के? जो जितने भी अटैक्स पे, जितने भी, खासकर सिर्फ दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में अभी भी ऐसे हर 2 दिन, हर 3 दिन हमें सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ घटना हुआ, किसी पास्टर को मार दिया, या किसी प्रेयर ग्रुप था उनको रोक दिया, प्रेयर करने से रोक दिया। ठीक है। तो हर 2 दिन में ऐसे कुछ आता है। और प्रधानमंत्री से हम खुद मिले हैं, बहुत बार बात किए हैं, वो हमारी सारी बातें चिंताएं सुनते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिला हमें। कॉन्क्रीट कमिटमेंट जो होता है, मतलब जो हमें देखने को मिलता है कि कहीं ठोस कदम उठाए, किसी को अरेस्ट किए हैं, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता। तो इससे हमें एक तरह का चिंता हमें उत्पन्न करता है, डर सताता रहता है कि कहीं डर से सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है, जो इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी। तो उससे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि, क्योंकि समाज देखता है, जैसे हम देख रहे हैं कि 2 साल में जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनके परिणाम हमने देखा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो अभी देश की समाज है, नवयुवक समाज, वो सब कुछ देखते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से जो है फैसला कर देते हैं जब उनका वक्त आता है। साबिर अली साहब, बहुत सारी बातें हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो यूथ है उसकी उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई हैं, आम लोगों की उम्मीदों पर भी मोदी हुकूमत खरा नहीं उतर पाई है, महंगाई भी बढ़ी है, पेट्रोल के प्राइस बहुत डाउन हो रहे थे लेकिन फिर अचानक जो है बढ़ने लग गए हैं, हर रोज़ 1-2 रुपया बढ़ जाते हैं, तो वो जाहिर तौर पर वो आम लोगों की जेब पर उसका पूरा असर पड़ता है।
और सिक्योरिटी का मसला है, अपना माइनॉरिटी का भी एंगल आएगा। लेकिन आपको ओवरऑल क्या लगता है, क्या वाकई जो शिकवे शिकायतें अभी तक 2 लोगों की बातें आपने सुनी है, उनकी बातों में दम है या फिर आपके पास कुछ और तर्क है? देखिए, 2 लोगों ने 2 बातें कही जी। इन्होंने पहले कहा कि नेपाल का इकोनॉमी का, दिल्ली के रिजल्ट का, 3 मुख्य बातें इन्होंने की। पहले मैं ये कह दूं कि नेपाल के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ आज जो हैं, पहले से और वहाँ के अंदरूनी हालात को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि वहाँ लड़ाई मधेसी की है बिल्कुल। और नेपाली की है, पहले वहाँ के सिचुएशन को समझना होगा। कम से कम वो लोग जो दानिश्वर हैं और जो हिंदुस्तान के इस मुल्क के खैरख्वाह में माने जाते हों और हर इंसान को होना चाहिए, उसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले से नेपाल के चाइना की निगाहें गड़ी हुई हैं। मैं उस शहर का रहने वाला हूँ जो नेपाल की दूरी मेरे घर से सिर्फ 600 मीटर की है, यानी आधा किलोमीटर की भी कम है। और हिंदुस्तान और नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर है रक्सौल शहर का। वहाँ मधेसी आंदोलन है। 54% वो लोग हैं जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी छोटी मुल्क होने के बावजूद भी दौरा किए, वहाँ के लोगों की मदद करने की जितनी मुमकिन थी की। आप माइनॉरिटी की, हमारे दोस्त कह रहे थे कि माइनॉरिटी के अंदर इनसिक्योरिटी, मेन इशू यह है कि इनसिक्योरिटी फीलिंग 2 साल में कैसे। जी हाँ। मैं समझता हूँ कि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ और मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, मैं रहने वाला, पहले कहा, और जिस प्रदेश में रहता हूँ वो महाराष्ट्र है और मुंबई शहर है। कैथोलिक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मेरी जानकारी के मुताबिक मुंबई शहर में रहते हैं। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो इलाका डोमिनेटेड है, वो बांद्रा वेस्ट है। मैंने आज तक, हमारे बहुत दोस्त थे, आज तक किसी के जुबान से मैंने नहीं सुना कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। मैं उस इलाके का, छत्तीसगढ़ में तो होती है साहब, इनको झारखंड में तो होती है। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं बिल्कुल, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा कि मैं उस इलाके का जिसके मैं इंटरेक्ट करता हूँ, हाँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, मुझे ना उससे इकरार है ना इनकार है। हाँ। होगी, जो चीजें हुई होंगी उसको कोई छुपा नहीं सकता, और जो नहीं हुई उसको कोई गलत बताना चाहेगा तो बहुत देर हरियाणा में भी हुई थी एक छोटी मोटी घटना। मैं कह रहा हूँ कि उससे जगह पहले भी इस मुल्क में कई हजार, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो या ईसाई के साथ हो, घटनाएं अगर गिनाई जाएगी तो मैं समझता हूं कि इस दौर से पहले, मैं जिस प्रदेश में रहता हूं, कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ बीच के 1-5 साल और ये 1.5 साल का छोड़कर लगातार हुकूमत वहां कांग्रेस की रही है। और कोई ऐसा साल नहीं होता है कि किसी छोटे शहर में, किसी जिले में वहां फसादात नहीं। ठीक है, लेकिन उसको सामने रखकर मैं अपना बचाव नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो लीडरान, उस तरह के लोग जिनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश पे हुकूमत नहीं करती है, किसी एक पार्टी की राजनीति में रहकर हुकूमत करना उनकी विरासत है, वो इस तरह की बात करते हैं चूंकि उन्होंने अपना चेहरा वैसा बना रखा है। तो इसके लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है तो ऐसा एक चेहरा बना है। ठीक है, मैं समझता हूं कि जब कोई पार्टी बनी होती है तो हर शख्स की जहन, उसकी सोच, उसकी तदबीर, उसके कौल, उसके फेल एक सा नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे गुरेज नहीं है। लेकिन जो इस देश का प्रधानमंत्री है, 2 साल में, मैं ये दावे के साथ कहता हूं और मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स उस बात पर मेरे साथ बहस कर ले, किसी भी वक्त, कहीं भी, 4 घंटा कर ले, मैं करने को तैयार हूं कि जिस तरह के वक्तव्य, जिस तरह की जुबान प्रधानमंत्री ने 2 साल में अक़लियत के लिए की, 60 साल में किसी प्रधानमंत्री ने की। मैं 2-4 चीज गिना देता हूं। प्रधानमंत्री बनते हुए कहा कि भाई 125 करोड़ लोग इस देश का, सबका साथ सबका विकास, लोग कहती है नारा है, अब वो तफसील में जाना पड़ेगा, वो मैं जाऊंगा। उसके बाद कहा कि मुसलमानों को एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर। मुसलमानों का जब इंटरनेशनल फोरम आया तो कहा कि मेरे देश के मुसलमानों पर कभी भी किसी तरह के शक व शुबहात नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल फोरम का, प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा, हमारे इस पूरी मिल्लत का जो सबसे बड़ा लोग जो जिस तरीके से समझते हैं कि भाई सऊदी अरब है जहां ओरिजिन मानी जाती है, और ओरिजिन हो भी सकती है, ओरिजिन है भी, वहां का सबसे बड़ा अवार्ड उस मुल्क का प्रधानमंत्री को मिला। दूसरी बात, यहाँ कॉन्फ्रेंस की गई, आप उसकी तकरीर आप उठाकर देख लीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए, अंग्रेजी में की थी वो तकरीर।
बहरहाल नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें बोली क्योंकि हाँ। वहाँ इंटरनेशनल क्या बात करते हैं कि आप हर चीज अपनी डिक्टेट कर सकते हैं। उस फोरम में दूसरे लोग आए थे, दूसरे मुल्क की पूरी दुनिया के लोग आए, आप कहते हैं कि हिंदी में बोलिए। ठीक है, क्या बात करते दूसरे हैं? मुल्क के लोग थे 10% और और 90% मैं कहता हूं कि हिंदुस्तानी। 1% भी ठीक है। होगा तो हमारा ख्याल करना ठीक मेरी है। जिम्मेदारी में शामिल है। एमजे खान साहब, एक आम आदमी की अगर हैसियत से आप बोले या फिर एक सहाफी की हैसियत से बोले या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह आप बोले, क्या लगता है आपको 2 साल का लेखा जोखा आपको लगता क्या है? मोदी हुकूमत वाकई जो है वो बहुत सारे काम कर पाई या अभी भी लोगों की उम्मीदों पर, आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना बाकी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि 2 साल की जो परफॉर्मेंस है मोदी गवर्नमेंट की, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स में देख लें या डोमेस्टिक अफेयर्स में। ठीक। साबिर साहब ने जो बात कही मैं उसको बढ़ाता हूँ कि मोदी से उम्मीदें कुछ और थी। काफ़ी लोगों को चूंकि एक नेगेटिविटी बिल्ड की गई थी, और मोदी की जो डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, अगर आप डायलॉग पे न जाए, प्योरली डिलीवरी पे जाएं, तो मुझे लगता है डिबेट यहीं खत्म होती है इस पे। इंटरनेशनल इनिशिएटिव आप देखिए, सऊदी अरब में इंडियन प्राइम मिनिस्टर कब गया था, आप लास्ट रिकॉल कर सकते हैं। ईरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, आप उज्बेकिस्तान गए, कजाकिस्तान गए, यूएई गए, तो आप ये देखिए जो इनिशिएटिव मुस्लिम वर्ल्ड के साथ में प्राइम मिनिस्टर का है, दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। इलेक्शन से 6 महीने पहले से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो उनके स्टेटमेंट्स है बहुत कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या कोई रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर की वजह से कुछ एमओएस, कुछ एमपी क्या आंसर देते हैं, तो आई डोंट वांट टू गो बाय डायलॉग, आई विल गो बाय डिलीवरी। ये बात सही है कि मुसलमानों के लिए हट के कोई डिफरेंशिएटेड अप्रोच इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट दैट एंड वी शुड नॉट गो फॉर दैट आल्सो। डोमेस्टिक पार्ट पे अगर देख लें आप, तो सेंसेक्स देख लें, 20,000 के आसपास इलेक्शन के टाइम पे थे, आज 25,000 प्लस पे मेंटेन है। लेकिन 30 चला गया था, फिर वापस जो है 24 तक आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है जबरदस्त। मेगा फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स लॉन्च होने हैं, आप ऐसी कोई मिनिस्ट्री बता दिए जहां की मेगा स्कीम्स लॉन्च नहीं हो, इंक्लूडिंग मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है। अब उसके रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि इंडिया बड़ी डाइवर्स कंट्री है। आप करेंगे, बुनियाद रखी गई है, रिजल्ट आएंगे। मैं रोक रहा हूँ सर यहाँ पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड वक्त हो गया एक ब्रेक का, मैं रोक रहा हूँ सर, माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी हुकूमत की बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स है, क्या मोदी हुकूमत, कैबिनेट, मिनिस्टर्स दूसरे, और क्या जो पार्टी है वो आम लोगों तक सही से उनको नहीं पहुंचा पा रही है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मोदी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने की। क्या कुछ खोया, क्या पाया इस मुल्क की आवाम ने, और क्या लगता है क्या वाकई आवाम की उम्मीदों पर मोदी हुकूमत खरा उतर पाई है? बहुत सारी शिकवे शिकायतें सभी को हो सकती हैं, बहुत सारे काम भी शायद हो रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये अपनी जगह है। क्या कहेंगे साबिर साहब, आपको क्या लगता है कि बहुत सारी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अटल पेंशन योजना है और उज्ज्वला योजना है, एक के बाद एक हर तबके के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, शायद काम भी उनमें हो रहा है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं अभी भी कि इन स्कीम्स का, इन योजनाओं का आम लोगों तक, जो पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, जो गांव में रहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं, वहां तक उनका फायदा, और खासतौर से माइनॉरिटी तक उनका फायदा नहीं पहुंचा। अभी भी तो कमी कहाँ रह गई? अभी मैं सिर्फ बहुत ज्यादा, चूंकि बहुत सी जी हाँ। स्कीम लॉन्च की गई है हाँ। और काम बड़ी तेजी से चल रहा जी। है। मैं बहुत पे नहीं हूँ, मैं 4 जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, तरक्की और हमारी इकोनॉमी कहाँ गई, अगर उस पर गुफ्तगू होगी, अगर आपके पास जी। वक्त होगा तो उस पर भी आएंगे। जी। हम किसी चीज से गुरेज करने वाले नहीं है। ठीक। ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री की ये सोच कि 1,40,00,000 औरतों को अपनी जिंदगी के रोज सुबह शाम जिसकी जरूरत है, जिसको शौचालय से जोड़ा जाता है, अगर वो बना के देता है, अगर उसकी बात करता है, आज तक किसी ने इनिशिएटिव इतने बड़े पैमाने पे लिया। 1,40,00,000 अभी तक शौचालय बन गए हैं। ये रिकॉर्ड की बात नहीं है। आप किसी शहर में चले जाएं और जाके जायजा ले लें, आपके कैमरा है आपके पास और आपकी बहुत बड़ी नेटवर्क है, आप देख लें। अगर मैं समझता हूं कि उन महिलाओं को जो अभी तक चूल्हा फूंकती रही, उनको अगर सिलेंडर देता है प्रधानमंत्री और वो सहूलत अता करता है, ये काम बुरा है और लोगों तक पहुंचा। उन लोगों को जिनको बैंक में दाखिले पर, क्या मैं समझता हूं कि वो सोच भी नहीं सकते मैं बैंक में दाखिला ले, हमारी होगी, उनके घर बैठकर, उनके करीब जाकर, उनके पास जाकर उनकी बैंक में अकाउंट खुल गई बिना पैसे की। ये प्रधानमंत्री ने आज तक, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने अगर किया होता तो ये करने की जो बेसिक जरूरत थी, इस प्रधानमंत्री को नहीं करना पड़ता। फिर हम अमेरिका जहां पहुंचा है वहां पहुंचने की कोशिश करते। लेकिन हमारे देश के लोगों को जो बेसिक सहूलत हो, सिलेंडर, उसके घर में बैतुल खुला होना चाहिए,
उसको 2 रोज की रोटी बराबर मुहैया हो जाए, उसका तरीका अगर ये पहली की सरकार 60 साल में, 65 साल 66 साल में अगर ठीक से और ईमानदारी और दयानतदारी से की होती तो नरेंद्र मोदी को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज वो बेसिक पहुंचाने के बाद पूरे मुल्क का जो नाम रोशन पूरे आलम में हुआ है, ये मुझसे नहीं, एक चलता हुआ राही से भी पूछेंगे इस देश का तो कहेगा कि आज हमारा सर फख्र से ऊंचा है कि हमारा देश पूरी दुनिया में रोशनी की तरह दिखाई दे रही है। एमजे खान साहब, ये जो मैंने बहुत सारी स्कीम्स हैं, और ये एक नहीं है बल्कि 3-4 दर्जन स्कीमें हैं, अगर आप अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स की उठा लें। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसकी भी अपनी स्कीम है। उस्ताद है वहाँ पर, मौलाना आज़ाद सेहत स्कीम है, हमारी धरोहर है, लर्न एंड अर्न मतलब सीखो और कमाओ, बहुत सारी स्कीम्स है वहाँ पर भी। लेकिन सवाल वही है कि क्यों बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन स्कीम्स का अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, डिलीवरी मैकेनिज्म जो है इंडिया में वो वीक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई सरकार की बात नहीं है। एक हम लोगों का सिस्टम है काम करने का, वो काम करने का वक्त लगेगा बदलने में। लेकिन मोदी जी ने जो सबसे शुरुआती कदम उठाए थे वो वर्क कल्चर को बदलने के उठाए थे। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च करना शुरू किया है। ब्यूरोक्रेसी का एक काम करने का तरीका है, लेकिन जो एक फ्रेमवर्क इन प्लेस करना है वो उन्होंने किया है। एक मेगा फ्लैगशिप स्कीम्स लाए हैं और हर एक सेक्टर के पे लाए हैं और हर एक जनता की लाइव्स को एक पॉजिटिवली टच करने के हिसाब से लाए हैं। उनका ग्राउंड पे उतरने में वक्त लगेगा, इसमें लेट अस नॉट बी अंडर एनी डाउट ऑन दैट कि वक्त लगेगा, लेकिन ग्राउंड पे उतरेंगे। कुछ ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट इमीडिएट असर आता है, जैसे जनधन योजना है, जो अकाउंट खुले हैं वो डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तो बड़ी चीज़ ये बता रहा हूँ कि आप देखिए पास के मुल्कों के साथ, बांग्लादेश के साथ जो डिस्प्यूट, जो एक डिफरेंसेस थे, इतने वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली विजिट जैसे जाने से पहले सेटल कर दिया और उसकी वहाँ की पार्लियामेंट ने उसको अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था रिस्क लेके, ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहाँ के फ्रिंज एलिमेंट्स ने या जिसने भी फिर उसको ट्रैक से उतार दिया बात। मालदीव के साथ जो कांग्रेस के वक्त में बात बिगड़ गई थी, GMR का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट थे, वो फिर प्राइम मिनिस्टर लाइन पे लाए। तो प्राइम मिनिस्टर की आसपास के मुल्कों पे और इंटरनेशनली जो पोजीशनिंग किया है, मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ। US में आज अगर जाके आप बताओ आई एम फ्रॉम इंडिया, इट मीन्स समथिंग। विद इन कंट्री आप देख लीजिए कि अभी सूखा पड़ा है, वो कभी भी पड़ सकता है, किसी की भी सरकार हो, अल्लाह पाक का जो है उसको सूखे से तो कोई सरकार से लेना देना नहीं। लेकिन मोदी जी के इनिशिएटिव देख लीजिए, एक एक चीफ मिनिस्टर को बुला के एक एक 2-2 घंटे बात कर रहे हैं इस बिजी टाइम में, जब इलेक्शन 5 स्टेट में कैंपेन चल रहा था कि क्या किस तरीके से एड्रेस किया जाए। एग्रीकल्चर के फ्रंट पे डबलिंग फार्म इनकम एक इतना सॉलिड प्रोग्राम शुरू किया है कि 6 साल के अंदर किसान की आमदनी डबल हो जाना चाहिए। यूथ के लिए जो इनिशिएटिव, पर माइनॉरिटी यूथ के लिए मैं पर्टिकुलरली कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा सिंसियरली इस चीज़ को फील करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का यूथ जितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं उसका आगे बढ़ के फ़ायदा उठाएं, उसके फैसिलिटेशन के लिए जो हो सके। और उस दिन लास्ट वीक जो मुलाकात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी साहब ऐसा है कि आई कोटेड वन बुक, शरद जोशी राज्यसभा में होते थे, उनकी किताब, उनके एक दोस्त ने कहा कि साहब जोशी साहब एक हमको ड्राइवर चाहिए, फिर अगला सेंटेंस था कि एक मुसलमान ड्राइवर हो तो अच्छा रहेगा। तो ही सेट कि साहब, ये NSS साहब भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर से हमने कहा, तो उन्होंने कहा आप RSS के आदमी, आप मुसलमान ड्राइवर क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, मुसलमान मेहनती होता है और जुगाड़ू होता है। तो आई सेड प्राइम मिनिस्टर, जुगाड़ू का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट होती है उसमें, तो उसको आप आगे बढ़ा दिए। तो उन्होंने कहा कैसे? तो हमने कहा एक्सेस एजेंसी की जरूरत है कि जो डिलीवरी एजेंसी जो मुसलमानों को हेल्प करे, फैसिलिटेट करे टू एक्सेस व्हाट इज अवेलेबल टू बी एक्सेस। जो मिलने के लिए स्कीम्स हजारों सैकड़ों की तादाद में है, उसमें उनका हिस्सा कैसे लेके इसको करना है। तो ही सेड इस पर आप काम करिए। तो वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग इंडियन माइनॉरिटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी। तो यूथ के लिए पर्टिकुलरली उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। मुझे लगता है ये वक्त ऐसा है, ग्राउंड पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड पे हिंदू मुस्लिम केमिस्ट्री शायद इससे बेहतर कभी नहीं हो सकती थी। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो अवार्ड वापसी भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इस टाइम पे इतनी बेहतर फीलिंग्स हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट कब कहाँ स्ट्राइक कर जाएं, लेट अस नॉट गो बाय एक्सेप्शंस। ठीक है अदीब साहब, बहुत सारी बातें हैं और आपने कहा था भाई फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी चरमरा रही है, लेकिन यहाँ तो बात ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ईरान के दौरे पर भी जा रहे हैं और उससे पहले सऊदी अरब गए हैं, अलग अलग मुल्कों में गए हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर हम इन्हीं स्कीम्स की बात करें, और ये स्कीमें तो हैं हुकूमत ने लॉन्च कर दी, और ये मैं बस मेरा सवाल ये है कि ये सरकार ने लॉन्च कर दी, हुकूमत ने जो है लॉन्च कर दी इन स्कीम्स को, बहुत सारे लोगों तक फायदा पहुंचा भी है, बहुत सारे तक पहुंचना बाकी है। लेकिन क्या जो समाज के लोग हैं, जो रहबर हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं, जो बाहर आने जाने वाले लोग हैं, जिनको समझ है चीज़ों की, वो क्यों इन स्कीम्स को आम लोगों तक नहीं पहुंचाते, क्यों मदद नहीं करते? क्योंकि अगर माइनॉरिटी की स्कीम में देख रहा हूँ तो भी 7-8 ऐसी स्कीमें हैं
जो फ्लैगशिप योजना है उनकी, जिनका फायदा जो है आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, आम मुसलमानों तक या आम ईसाइयों तक, आम सिखों तक पहुंचना चाहिए, वो भी नहीं पहुंचता, तो उसमें क्या सिर्फ हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, या फिर आप जैसे जो रहबर हैं, रहनुमा है, या जो एक्टिव लोग हैं, वो हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई 2.5 साल से तकरीरें सुन रहे हैं, स्कीमें सुन रहे हैं, इस पे बहस नहीं कर रहे हैं। नेट रिजल्ट क्या मिला? 2 साल का वक्त, आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को 4 साल मिलते हैं, और 4 साल के यानी उसके आधा वक्त अब निकल चुका है जी। मैंने सवाल किया था कि क्या एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ बढ़ी है, हमें जवाब नहीं मिला। हमने सवाल किया था क्या ब्लैक मनी वापिस आ गई है, हमें जवाब नहीं मिला। वो तो अभी शायद दे चुके हैं जवाब। हमने नहीं, तो सियासी जुमला था। सियासी जुमला था। हाँ। एक्सपोर्ट पिछले 11 महीने से नीचे जा रहा है, इसका जवाब नहीं मिला। सवाल यह है कि खुद जो बीजेपी के बड़े प्रोमिनेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस एमपी हैं, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो आरबीआई के गवर्नर के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई ये इसने पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक सर्टिफिकेट बीजेपी वालों के पास रहता है, वो ये रहता है कि आप देशभक्त हैं या नहीं है, तो क्योंकि देशभक्त तो नहीं कह सकते थे, तो ये कहा कि इनका दिल हिंदुस्तान में नहीं है। ये मैं अब सवाल ये है कि हमें मिला क्या है। अब आपने माइनॉरिटी की बात करी, माइनॉरिटी की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया। माइनॉरिटी के एचआरडी मिनिस्टर ने यह कहा कि जो जामिया को मिला है वो वापस ले लेंगे, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नारे हैं, रवैया नहीं, आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने नेट गेन क्या किया है। तो मैं समझता हूं कि नेट गेन जो है वो अभी तक उसकी कोई राह नहीं है। अपने नजर नहीं आ रहा कहीं, और अपने को दिखाने के लिए हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है। नेहरू का नाम इस मुल्क में आप कोई भी आदमी हो, आप ये बताइए कि नेहरू ने और दूसरे ममालिक जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आजाद हुए, हिंदुस्तान का फर्क ये था कि यहाँ जमहूरियत की बुनियादें पंचायत तक पहुंच गई थी। इसका तो एहसान मानना चाहिए था, ठीक है। उसका नाम भी हटा दिया गया। ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्टेशन हो रहा है, एक माइंडसेट है बनाया जा रहा है, जिससे ये लगता है, जैसे भी मेरे एक साथी ने कहा कि माइनॉरिटी की हैसियत से हम सब लोग चिंतित हैं कि भाई आप गवर्नेंस के नाम पर आए हैं, गवर्नेंस चलाइए। आपको इसकी जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि भाई देखिए बहुत सारी स्कीमें हैं, उनका फायदा पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, रिजल्ट आएंगे, कब तक आएंगे, वो जाहिर है वक्त भी लगता है, उसका इंतजार भी लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी तो है कि क्या सिर्फ स्कीमें चला देना और क्या बड़ी बड़ी बातें कर लेना, सबका साथ सबका विकास, अच्छा ना रहा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन असल में जो है आप जो माइनॉरिटीज के जो इदारे हैं उनका स्टेटस जो है आप वापस ले रहे हो। जो माइनॉरिटी के अंदर खौफ बैठा हुआ है उसको निकालने की कोशिश जो है बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रही, जो होनी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए हुकूमत को? भाई ये हिस्सा है, जब सबका साथ हो रहा है तो सबका विकास भी हो। देखिए ये सवाल अभी अदीब भाई ने किया, मैं समझता हूँ कि अदीब भाई मेरे बाद जवाब जरूर देंगे और आप मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं ईमानदारी और दयानतदारी से पूछता हूँ कि ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पर इन्होंने जिस कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, हो सकता है न करें, लेकिन इनके अपनी जुबान से उस फ्लोर ऑफ द हाउस पर कितनी बार इन्होंने कहा कि 10 साल से वो सरकारें थी, आपको जवाब सिर्फ देना था सुप्रीम कोर्ट को। क्या कांग्रेस ने दी? वो एफिडेविट फाइल कितने दिनों से है और किसने कराई? जवाब देना था, क्या उसने दी? आपने क्या उसके लिए वहां मांग नहीं की थी फ्लोर ऑफ द हाउस? आज आप उस पर सुनिए, ये तो इन्होंने बात कर रहे हो आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए ना। आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है? इन्होंने जो सवाल की मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो आप तो उल्टा इनके ऊपर जवाब दे रहे हो, उन्हीं को मतलब जो है लपेट रहे हो आप। भाई यार सवाल इनका है, इनका चूंकि मैं उस वक्त गवाह हूँ भाई, चश्मदीद गवाह हूँ मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पढ़ के आया, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। इनके बगल में बैठा हुआ था मैं, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस, जो सबसे ज्यादा सच्चा और अच्छा, चूंकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा 200 साल बाद भी, वो मैं बात कह रहा हूँ। इसलिए कि सिर्फ कहीं निशानदेही किसी के लिए कर देना, उंगली उठा देना और अपने 4 उंगलियों के अपने तरफ नहीं देखना, मैं समझता हूं ना ही समाज के लिए, ना इस भारत के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। इसलिए जरूरत इस वक्त, आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने मुआवजा ला के रख दिया अमेरिका। अरे अदीब भाई आप ये तो बता दो
कि अमेरिका की आबादी कितनी है, वहां की सिस्टम कैसी है, हमारी आबादी किसी है, और 60 साल में दौरे हुकूमत किसकी रही, किस तरह का सिस्टम उसने लगा है, हमारे कानून में वहां के इंप्लीमेंटेशन कानून में कितने फर्क है, हमारे महकमे में उनके महकमे में कितने फर्क है। आप अमेरिका का ये जवाब तो ला देते हो, लेकिन जब दूसरी जवाब अमेरिका की लाई जाती है तो उसको फिर आप नाकार। हाँ, लेकिन 16 मई 2014 को भी आपको याद रखना पड़ेगा, 16 मई को बिल्कुल उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि 60 साल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम नहीं हुआ, बहुत सारा काम हुआ है, और यही वजह है कि हाँ, यही वजह है कि हम हर लेवल पर आगे बढ़े हैं। मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने मुआवजा जो किया, ठीक है, आप तुलना जो कर रहे हो, तो ये तुलना बिल्कुल वापस आऊंगा। फादर सॉरी मुथु, क्या कहेंगे? जो ये आपने कहा भाई खौफ है और माइनॉरिटी जो है वो खौफ से बाहर निकलना चाह रही है और 2 साल में खौफ ज्यादा हुआ है, तो क्या सिर्फ इस खौफ को अपने ऊपर बोझ बना करके हम बैठे रहे हैं, या फिर जो सरकारें हुकूमतें जो हैं जो स्कीम्स चला रही हैं आपके लिए, उनका फायदा उठाना जो है वो फिर उसको एक तरफ डाल दिया जाए कि नहीं बस हम तो खौफ में बैठे रहेंगे, जो स्कीम्स चला रही है उनकी बात नहीं करेंगे, जो योजनाएं चल रही है उनका फायदा नहीं उठाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें डर है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है हमारे संविधान पर, हमारे देश पर, हमारे देश लोगों पर, क्योंकि हम सब, ऐसा कोई भी देश नहीं है दुनिया में जहाँ पे ऐसा मल्टी प्लूरल सोसाइटी है। लेकिन जब भी हम ऐसा, आज हम जैसे मान लीजिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कर रहे हो आप, बच्चे का रिपोर्ट्स कार्ड आपको पकड़ा दिया जाता है, किसी सब्जेक्ट्स में अच्छे किए होंगे, किसी सब्जेक्ट्स में वीक है, बिल्कुल। तो मोदी का रेजिम भी वही है, उन्होंने बहुत अच्छे स्कीम्स लॉन्च किए होंगे, हम इनकार नहीं कर रहे, पर जो दूसरी पहलू है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने की, जो हमारे अरुण शौरी हैं, उन्हीं के नेता हैं, उन्होंने खुद कहा है कि क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ घर वापसी से लेकर अभी JNU कंट्रोवर्सी तक, ये सब जो कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक चल रहे हैं, एक के बाद एक है, बिल्कुल सही बात है, उनको भुलाया नहीं जा सकता, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत गलत बात है। जो सच्चाई है आप उसको डिनाइल मोड में तो नहीं रख सकते, भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बात करनी पड़ेगी उसके ऊपर, ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, वही हम चाहते हैं, बिल्कुल वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों, पिछले 2 साल में अलग अलग डेलीगेशन जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज के प्राइम मिनिस्टर से मिले, दूसरे लीडर्स के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, उन डेलीगेशन की मुलाकातों का रिजल्ट क्या है, क्या कुछ अच्छी उम्मीदें वहां से भी करनी चाहिए? ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मोदी हुकूमत के 2 साल के कामकाज की, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, किसी ने क्या खोया और क्या कुछ पाया, यही बातें हो रही हैं और बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाब भी आ रहे हैं, और कहीं मायूसी भी है और कहीं जोश भी है कि हाँ वाकई काम अच्छा हुआ है। एमजे खान साहब, चूंकि आप भी उस डेलीगेशन का हिस्सा रहे, बल्कि उस डेलीगेशन को मिलवाने में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आपने कुछ लोगों को मिलवाया और होम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात कराई है आपने, तो ये जो इस तरीके से उनकी अलग अलग इश्यूज को लेकर के वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए और होम मिनिस्टर के पास गए, तो आपको लगता क्या है, रिजल्ट क्या है? क्या सिर्फ मुलाकातें हो रही है या कुछ जो है वो कुछ रिजल्ट भी आ रहे हैं? अब देखिए, कम्युनिकेशन डेफिसिट बीजेपी के साथ मुसलमानों का रहा है लंबे वक्त से, और उसकी वजूहत में जाएं तो ज़्यादा वक्त लगेगा, और उसका नतीजा एक ये भी रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट भी रहा है जी। तो एक बड़ी ज़रूरत तो ये है कि डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और ट्रस्ट बढ़ाया जाना चाहिए। जब समझेंगे, बैठेंगे, कंसर्न्स समझ में आएंगे तो बात से बात निकलेगी। तो अभी जो कुछ मुलाकातें हुई हैं, जो 3rd मुलाकात होम मिनिस्टर साहब के वहाँ थी, करीब 16-17 प्रोमिनेंट मुस्लिम्स थे उसमें, तो 3.5-4 घंटे डिस्कशन चली है उसमें। तो जो इश्यूज लिस्टेड हुए हैं अब उस पर अमल करने की बात है, तो उसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर के साथ में डेलीगेशन लेके हम गए थे जी, और काफ़ी इश्यूज पे बात हुई है। लेकिन जो बेसिक नज़रिया वो ये है कि गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करे, कम्युनिटी वो चीज़ें एक्सेस करे जो अवेलेबल है सबके लिए एक्सेस करने को। 90% चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू के लिए भी वही है, मुसलमान के लिए भी वही है, क्रिश्चियन के लिए भी वही है, सड़क है, बिजली है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। कुछ 5-7% जो कल्चर से जुड़ी, कुछ रिलीजियस अफेयर से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं जो हर एक कम्युनिटी का अलग अलग हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उन पे अगर कोई इशू निकल के आता है, जब जैसे हम रिजर्वेशन भी इशू है अपने आप में, ऐसा है मैं कम्युनिटी की तरफ से कहना चाहूँ, कम से कम 100 मीटिंग्स तो कम्युनिटी के हमने किया ही होगा पिछले 20 साल में। अदीब भाई भी बहुत उस पर आए। जब फेवरेबल सरकार जिसको हम मानते हैं कि परसीवेबली फेवरेबल गवर्नमेंट, उससे भी हम कुछ नहीं करा पाते हैं, अपना हिस्सा नहीं लगा पाते हैं, और जिसको हम परसीव कर लेते हैं हमारे फेवर में नहीं है, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या उम्मीद? फैक्ट रिमेंस कि अगर हमारी अपनी तैयारी हो तो जो परसीवेबली अनफेवरेबल गवर्नमेंट है, कई बार उससे ज़्यादा काम निकलवाया जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ महाराष्ट्र का।
होम मिनिस्टर साहब ने एक दिन हमको शाम को फ़ोन करके बताया कि आप देखिए, महाराष्ट्र में हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर कोई ISIS से जुड़ा हुआ कोई किसी के पास दस्तावेज भी मिलता है तो आप उसके पेरेंट्स को, कम्युनिटी लीडर्स को बुला के उसको काउंसिल कराइए, अरेस्ट मत करिए। उसके 1 महीने बाद ABP न्यूज़ ने आधा घंटे की स्टोरी महाराष्ट्र पे किया और वो ये दिखा रहे थे कि जो मुसलमानों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस मिल रही थी, उनको भी मौलाना लोग दिखा रहे थे, उनको काउंसिल कर रहे थे। ये इतनी बड़ी बात है। कांग्रेस के टाइम पे जरा भी महाराष्ट्र हुकूमत के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर एकनाथ खड़से, उनकी भी बड़ी भूमिका है। ट्रक भर भर के मुसलमान बच्चे जेल में डाले जाते हैं। अदीब भाई से कौन ज्यादा जानता होगा, जो खुद इस काज को लेके काफी चले हैं कि पर इनोसेंट 70,000 के आसपास। वो तो अभी वापस शुरू हो गए वैसे। नहीं, अभी भी वैसे रेशो देखिए, 2 साल का रेस देखिए, वर्ष प्रीवियस देख लीजिए। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा किसी के उसमें हुआ होगा कि अगर जिसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस मिल जाए तो उनके पेरेंट्स से कहा जाए, कम्युनिटी लीडर से कहा जाए कि आप बच्चों को समझाइए, ये बरगला रहे हैं, भटक रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे अदीब साहब, ये जो आप जो कम्युनिकेशन गैप का जो एक मसला है, ये अपने आप में बड़ा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं, अब उनके ऊपर सवाल भी उठते हैं, उसमें सियासत होती है और उसमें उनके मफाद, ये वो तमाम तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आपकी शिकवे शिकायतें हैं हुकूमत से, तो आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, जाकर के प्राइम मिनिस्टर से मिलिए? जो वरिंग पार्ट है मेरी समझ से, मैं स्टूडेंट यूथ की सियासत से पैदा हुआ था और 60s में जब हम लोग यूनिवर्सिटी की यूनियन में तकारीरें करते थे और जो ओपन डिबेट करते थे, आज के माहौल में तो हमारे ऊपर इतने मुकदमे चलेंगे कि कन्हैया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आप बोल नहीं सकते। JNU हो, हैदराबाद हो, अब यूनिवर्सिटीज में भी पाबंदी है। और जो उससे खतरनाक जो ट्रेंड अब शुरू हुआ है रब्बानी साहब, कि अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं एक दूसरे पर अपने इल्जामात लगा रही हैं। अब ये NIA कह रही है कि ATS बेईमान थी। अब जो प्राइम इंस्टीट्यूशंस है, ये जवाल की निशानी है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटेलिजेंस की और जो हुकूमत को इंफॉर्मेशन देती हैं, वो एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं। आज भी रिबोरो का एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, अगर आप देखें तो उसने यही कहा है कि करकरे ऐसा इंपॉर्टेंट और इतना जबरदस्त ऑफिसर, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। अभी एक वर्मा जो जिसने बयान दिया था इशरत जहां केस में, उसको कल बुला लिया। तो जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बुनियाद है और वो है आपकी इंटेलिजेंस जो आपको फीडबैक देती है, अब वो एक दूसरे को, मैं नहीं समझता कि हमने ये 2 साल में कोई बहुत तरक्की करी है। ये इंटेलिजेंस के अंदर जब शक शुभात उनकी एजेंसीज करने लगे, हम आप आम आदमी। बिल्कुल ठीक है। फादर सॉरी मुत्तू, मैं आऊंगा सर आपके पास भी। आपको क्या लगता है? हाँ ठीक है, ये बताइए साहब कि ये जो डेलीगेशनों का पिछले 2 साल में हमने देखा कि बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग गए हैं मिलने प्राइम मिनिस्टर के साथ। आपको लगता है ये पहल तो अच्छी है, लेकिन रिजल्ट जो है उसके बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं? लेकिन बहुत सारी ऐसी तंजीमें आज भी हैं जो नहीं बात करना चाहती प्राइम मिनिस्टर के साथ या होम मिनिस्टर के साथ या इस हुकूमत के साथ। तो फिर अगर आप बात नहीं करोगे तो आपके जो मसले मसाइल है वो हल कैसे होंगे? जो खौफ है, जो डर है, या जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो दूर कैसे होंगी? नहीं, हमारी तरफ से तो हमेशा हम ओपन रहे, क्योंकि यहाँ आपको शायद याद रहेगा कि जब हम क्रिसमस मना रहे थे दिसंबर में, चीफ गेस्ट आए थे हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और उसके बाद भी हम 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर मुलाकात किए, अलग अलग मिनिस्टर से भी मुलाकात। हमारी जो बातचीत का जो कम्युनिकेशन डेफिसिट है वो हमारे तरफ से कभी क्लोज नहीं, हम तो हमेशा आगे रहते। लेकिन मैं यही कहा कि लैक ऑफ कमिटमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कभी ये नहीं आया कि मैं कर लूंगा, और देखने को भी नहीं मिला। अगर मान लीजिए उनकी अपनी कोई मिनिस्टर या दूसरे संघ के ग्रुप नेता या कोई भी कोई बयान देते हैं तो कभी ये सुनने में नहीं आया कि भैया ये गलत है, ऐसे मत बोलो। साबिर साहब, ये बात तो सही है, कुछ इस तरह का लोगों का ख्याल है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि पिछले 2 साल में जो सिस्टम है वो भगवा के लिए तो थोड़ा नरम हुआ है और जो हरा कलर है ना उसके लिए थोड़ा सा सख्त हो गया है। और ये शिकवे शिकायतें जो है उनमें अगर कोई बात कह रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 100% झूठ होगा, कुछ तो सच्चाई होगी। फिर नहीं, पता नहीं मुझे भगवाकरण और हाराकरण कहाँ से निकल के आता है। इसकी जवाब क्या है, इसकी तवारीख क्या है, कम से कम मेरे समझ से परे है। मैं जितना पढ़ा हूँ और मैं जितना जानता हूँ, इसमें कलर का कहीं जो बात रखी जाती है ये मेरे समझ से परे है।
लेकिन उन्होंने कहा कि डर का और कमिटमेंट का प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन इससे पहले भी मैं कम से कम 3 प्राइम मिनिस्टर से डेलीगेशन में मिला हूँ, नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। जब भी कोई डेलीगेशन किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है, उसके सामने अपनी बात रखी जाती है, प्राइम मिनिस्टर उसको कहता है कि इस पे जरूर गौर फिक्र की जाएगी और इसको देखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट ये नहीं कहीं पे लिख के दे देगा कि नहीं मैं अभी इसको ठोक के करता हूँ। हमारे देश की जो चलने का मैं समझता हूँ कि अदीप भाई भी इससे पहले मनमोहन सिंह के पास कई बार डेलीगेशन लेके गए, उस डेलीगेशन में 1-2 बार इत्तेफाक से मैं हम लोग 10 बार गए। तो गए। कमिटमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कहता कि मैं अभी कर दूंगा, उसका काम करने का, उसके चूंकि उसके वजारत के उसके लोग रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो सबसे अलग है ना, सबसे अलग है, इनसे उम्मीद है भाई। उम्मीद वही तो मैं आप मेरे कहने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कमिटमेंट है पूरे देश के हर समुदाय के, चाहे वो माइनॉरिटीज में मुस्लिम हो, कैथलिक हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू धर्म के लोग हैं, कमिटमेंट में और इरादे में कहीं दो राय नहीं है कि कहीं भी फर्क है या कहीं इतदाद है या कहीं दूसरे के लिए कोई और सोच है। क्योंकि हम लोग भी मिलते हैं, बात करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये देश हमारा बड़ा है, देश की बुनियादी जो ढांचा पहले से तैयार की गई है उसमें खामियां पहले से ज्यादा मौजूद हैं, इसलिए वो खामियां आज कभी न कभी दिख के आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर कभी कुछ नहीं कहा, इसको इनकार नहीं किया जाता। भाई कैमरा है, सबको दिखाया, अखबार है, लिखी गई, पढ़ी गई। लेकिन प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के जितने लोग हैं, उनके इरादे इस देश के एक एक शख्स के लिए बराबर हैं, ईमानदार हैं और दयानतदार हैं। हर आदमी का अपना परसेप्शन हो सकता है, डेलीगेशन लेके जाए, उसके अपने मन की बात है, पूरा नहीं हो। इन्होंने कोट कर दिया। मैं आ रहा हूं, गिरिराज सिंह ने जिस तरह की प्रधानमंत्री ने डांट पिलाई, मैं समझता नहीं हूं कि इस तरह की बात कोई और प्रधानमंत्री कर सकता है। मैं आप बता दूं, इसलिए ईमानदारी से बात हुई। अगर ये खबर है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं समझता हूँ। अरे भाई, सब लोगों ने कहा, मैं तो अखबार में पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा। अरे आपने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कि आप मैंने तो पढ़ा, इसलिए इसलिए कि प्रधानमंत्री के इरादे नेक और जिस तरह सच्चा है, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह दिलेरी के साथ इस देश के हर शख्स के लिए, हर समुदाय के लिए जितना पुख्ता इरादा इस प्रधानमंत्री को मैंने देखा, इससे पहले मैंने 3 प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा। एमजे खान साहब कुछ कह रहे थे आप, जब अदीप साहब बोल रहे थे कुछ कहना चाहिए। स्पेसिफिक बता दूं कि कांग्रेस के टाइम पे शायद ऐसे एग्जांपल्स कभी नहीं देखने मिले। अभी भूटान में 2 मुस्लिम बच्चों को फांसी की सजा सुनाई गई। गवर्नमेंट किस हद तक जाके उनको निकाल के वहां से लाई है, ये शायद न्यूज़ अभी नहीं आई है। ये 1-to-1 डिस्कशन में आया है। होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि इस बात को आप रखिए, ये इस गवर्नमेंट ने किया है। तो मुसलमानों के लिए एक आगे कदम बढ़ा के जो करते हैं, कई बार वो चीज़ नहीं आती निकल के। लेकिन डायलॉग का सिलसिला जो है वो चलना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर के पहले इंटरव्यू में, सबसे पहला इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने मिस्टर जकारिया को दिया था यूएस से। कितना पावरफुल स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर का कि इस देश का मुसलमान अपनी जान दे सकता है मुल्क के लिए, लेकिन ISIS के झांसे में नहीं आने वाला है। वो तो सच्चाई है, उसको तो बोलना चाहिए। और बीइंग ए हेड ऑफ द कंट्री तो उनको तो नहीं, वो अगर बोले तो उसको अप्रिशिएट नहीं करें। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने पास अपने आप बिल्कुल को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कहते हैं कि भाई मैं ही सब इस देश का, जितनी सियासत का जो सेकुलरिज्म का झंडा है मेरे हाथ में है, कोई और नहीं ले सकता। चलिए, वक्त हो गया एक और ब्रेक का, आखिरी ब्रेक है। और जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम आवाम की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर जाएं, और क्या ये मुमकिन है कि जब हम अगले साल बात करें तो जो यहाँ पर शिकवे शिकायतें आ रही हैं वो दूर हो जाए। का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मोदी हुकूमत के 2 साल की। 2 साल में इस मुल्क को क्या कुछ मिला, क्या क्या बातें हुई, किन तरक्की की राह पर ये मुल्क कितना आगे बढ़ रहा है, इस पर भी बात हो रही है। फादर सोरी मुत्तू क्या कहेंगे, ये जो शिकवे शिकायतें हैं, अब कुछ उम्मीद है कि कुछ आने वाले वक्त में जो अगर ये शिकायतें हैं इनमें कुछ कमी आएगी? नहीं, मैं तो पूरे आशा रखता हूँ कि क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जो माना जाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिले जुड़े रहते हैं। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी राष्ट्र सरकार हो, समझ जाएं कि भैया ये जो समाज है सब कुछ देखता है। समाज अभी अंदर नहीं है, क्योंकि जितने युवक युवतियां हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ समझते हैं, वो खुद एनालाइज कर सकते हैं, वो खुद सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज भलाई है। हम अगर कोई भी नेता या कोई भी मान लीजिए गुरु हो, किसी धर्म गुरु हो, और एक दूसरे से लड़वाना चाहता है, एक दूसरे को से नीचे दिखाना चाहता है, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि यही है हमारे देश की खूबी। अदीप साहब, अगर याद हो आपको भी, चूंकि आप तो बड़ा उन चीज़ों को लेकर के एक्टिव भी रहे हैं, और कहा है आपने कि भाई जो मुस्लिम तबका है उसकी तरक्की के लिए, खासतौर से माइनॉरिटी की बात होती है, बट मुस्लिम तबका चूंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है भाई, बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें सच्चाई भी है।
साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह कह रहे थे कि भाई उस जमाने में कहते थे कि जो स्कीम्स हैं उनका पहला हक माइनॉरिटीज का है, दलितों का है। तो क्या अब उस पैटर्न के ऊपर भी काम करने की जरूरत है या उस तरह की डिमांड्स? मुसलमानों का ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया। ये जुमला उन्होंने कहा था। और तो क्या ये मौजूदा हुकूमत में इस तरह की जो है उम्मीदें करना ठीक है? क्या फिर एक वही रास्ता भी है? इसी जुमले के बाद तो वो इस मुल्क में इस काबिल नहीं रहे कि हुकूमत कर सकें। मेरा अब मसला इस वक्त माइनॉरिटी का या मुसलमानों की बात का इस वक्त नहीं है। इस वक्त मेरा मसला ये था कि ये कुछ उम्मीदों के साथ जो सरकार आई थी जी, मैं किसी शख्सियत की न तारीफ कर रहा हूँ न मुखालफत कर रहा हूँ। मैं समझता था कि एक सिस्टम था जिस सिस्टम की मुखालफत हुई थी और एक नया आइडिया आया था कि एक नए आइडिया के साथ ये मुल्क आगे चलेगा, नौजवान इसमें आगे आएगा और इसमें एक नई रोशनी आएगी। जी, 2 साल में नई रोशनी नाम से स्कीम भी है एक माइनॉरिटीज के लिए। इस 2 साल में मुझे मायूसी दिखी है। पर ये जो इतनी सारी स्कीमें हैं, मेक इन इंडिया है, स्कीमें स्वच्छ तो भारत है और जनाब, जी, तो उनका क्या फायदा नहीं मिलेगा क्या? स्कीमें बनाना एक अलग बात है, आवाम तक पहुंचाना। आपको याद है कि नरेगा कितनी अच्छी स्कीम थी। हमारे इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि इससे बुरी कोई स्कीम नहीं है और उसको तबाह होते मैं देखना चाहता हूं। और फिर 1 साल के बाद अभी फिर नरेगा पे वापस आ गए। तो हर सरकार कुछ अच्छा काम करती है, कुछ बुरा काम करती है, इंटेंशन उसकी सही होती है। लेकिन इस सरकार की अभी तक जो भी इंटेंशन रही हो, नेट रिजल्ट जमीन पर नहीं आया है। डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, वो नौजवानों के लिए कि एक पिछड़ा तबका, माइनॉरिटीज, इन सब को अब सिर्फ रोज ये साबित करना है कि वो देशभक्त हैं इस देश में या नहीं है। एमजे खान साहब, क्या इसी पे सारा वक्त जाना है। क्या मतलब जो इंटेंशन है हुकूमत की, वाकई ही उसके ऊपर वो सवाल उठाए जा रहे हैं जो वो उठाए जाने चाहिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा तभी ये कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की एक इस हैपनिंग प्लेस, बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही हैं और दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान अब उभर रहा है जी। यहाँ हम लोग सोचना है कैसे उसमें अपना हिस्सा लगाएं, कैसे आगे तरक्की करें। कोई एब्सोल्यूट सिचुएशन नहीं होती, न कोई एब्सोल्यूट कम्युनल है, न कोई एब्सोल्यूट सेकुलर है। सिचुएशनल होता है, अपनी अपनी इलेक्शन पार्टी प्रोपेगेंडा स्टाइल के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो अगर हम अपने को कंडक्ट बेहतर करें तो हम बाकियों से बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ लोग बुरे हो सकते हैं लंबे टाइम के लिए, बहुत सारे लोग बुरे हो सकते हैं छोटे टाइम के लिए, बट इफ लार्ज पॉपुलेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज होल्डिंग ए पर्टिकुलर ओपिनियन, इट इज टाइम फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट। हमको सोचना है कि हम अपने को कैसे बेहतर करें ताकि समाज में भी अच्छा हिस्सा लगे, इकोनॉमी में भी अच्छा हिस्सा लगे, अपने को सोशल प्रेस्टीज भी हो, प्रोग्रेस भी हो, नौकरी भी मिले। तो हिंदुस्तान में इस टाइम पे मिलजुल कर रहने की जरूरत है, अच्छे अपने व्यवहार की जरूरत है। ये बहुत बढ़िया बात की आपने आखिर में कि भाई मिलजुल करके रहने की जरूरत है और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल साबिर साहब, ये डिलीवरी की बात तो हो रही है और स्कीमें जो है हम कह रहे हैं कि भाई वो 2-3 दर्जन बड़ी स्कीमें हैं जिनका फायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर आप किसानों की बात कर लें तो उनके लिए भी है, महिलाओं के लिए अलग स्कीम है, नौजवानों के लिए है, लेकिन वो डिलीवरी की बात है कब तक होगी, कब तक फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस सब के बीच में अगर ये सवाल उठ रहे हैं इंटेंशन के ऊपर, अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो है हिफाजती इंतजाम पूरे हैं कि नहीं, सिक्योरिटी का जो एक मसला है माइनॉरिटीज के लिए, कोई भी कभी उनको कुछ भी बोल देता है, कभी भी सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, तो क्या हुकूमत के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि वो आम लोगों के अंदर, आम मुसलमानों के अंदर, आम सिखों के अंदर, आम ईसाइयों के अंदर, आम बौद्ध कम्युनिटी के अंदर वो जो यकीन दहानी करानी थी वो नहीं करा पाई, वहाँ फेल हो गई? देखिए, सर्टिफिकेट की इजाद मैं समझता हूँ कि दौरे हुकूमत कांग्रेस की थी, वहीं से पहला सर्टिफिकेट बांटा गया कि सेकुलरिज्म का शुरुआत यहीं से थी। और इजाद करने वाले भी मैं समझता हूँ कि अगर इनको ग्रैंडफादर कहा जाए कि सर्टिफिकेट बांटने के, तो भी मैं समझता हूँ कि ये गलत नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आज जो डिबेट हो रही है नरेंद्र मोदी के कारोबारों पर, एक शेर से मैं खत्म करूँगा नरेंद्र मोदी के, कि भाई वो एक चिराग है, एक रोशनी है, जहाँ रहेगा वही रोशनी आ जाएगी, किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। मैं इसी पे खत्म करूंगा कि लेकिन साहब ये तो, लेकिन ये बात तो सही है जी, बिल्कुल जिस तरह के काम अगर कहीं अभी भी शको शुबात है माइनॉरिटीज के अंदर, तो ये तो बड़े फिक्र की बात है। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसके ऊपर शको शुबात किसके मन में है? आप आवाम के बीच जाकर उनसे पूछें तब। किसी अगर लीडर के मन में शको शुबात हो जाए और वैसे लोग जो नहीं, आप अगर आप कोई बात भाई, अगर कहीं मेरा वेस्टर्न इंटरेस्ट किसी चीज में हो जाए और मैं लीडर हूँ तो उसका मुआवजा उसकी मीजान नहीं हो सकती है, वो मीजान पर नहीं तोला जा सकता, वो तराजू पे नहीं तोला जा सकता है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आदमी का, वो लोग आप जितने 2 साल में या 1 साल में जितने लोगों का वक्तव्य आया, जितने लोगों ने अपने बयान दिए, जितने लोगों ने अलमबरदारी की है, आप उनका तवारीख उठाकर देख लो। वो पहले कहाँ है, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हैं, और उनके बदलते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस आज की तारीख में मुल्क के हर शख्स की दिलों में वो बिल्कुल पूरी इत्मीनान है कि आज बागडोर मजबूत आप क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए कि इनको पता है, चूंकि इन्होंने बहुत सी बातें कही है, मैं जानता हूं अगर ये कहें तो मैं तो तैयार बैठा हूं कि उसी जिसकी प्रधानमंत्री की बात की। मैं साबिर साहब से ये कहना चाहता हूँ, 2 साल आपके जाया हो गए, अब अगले 3 साल आप उस गवर्नेंस पे करिए जिसके लिए आप सरकार में रिक्वेस्ट सुन लीजिए। ये अब अगले 3 साल आप इस पे लगाइए जिस पे आप सरकार बनाने आए थे, और ये सब काम छोड़ दीजिए कि अकबर रोड बदल दी जाए और महाराणा प्रताप को लाया जाए, और ये सब तमाशे बंद करिए, ये सब खेल तमाशे बंद कर दीजिए। और गौ हत्या बंद कर दीजिए और फला कर दीजिए, ये सब काम छोड़ के आपने अपनी बात कह ली। मैंने तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी हुकूमत से कहिए कि 3 साल सरकार चला। आपकी रिक्वेस्ट में मेरी जवाब सुन लीजिए, आपकी मैंने सुन ली। मुंबई में पुल बना, ब्रिज बना, नामाकरण के लिए कई बार मैं समझता हूं कि वक्त को टाल दिया गया कि उस किसके नाम पर रखा जाए। अल्टीमेटली चूंकि सरकार यहां भी कांग्रेस की थी, महाराष्ट्र में थी, तो राजीव गांधी के नाम रखने पर मैं समझता हूं लोगों का आवागमन कम से कम 3 महीना टल गया। आप उसकी फिक्र कीजिए, जो लोग प्रैक्टिकल हैं। ये नाम तो हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि 3 महीना में कितना डीजल बच गया होता लोगों का आवागमन। ठीक है, चलिए आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, बहुत सारा वक्त जो है वो बाकी है, देखना है 3 साल और बाकी हैं। लेकिन ये बात सही है कि उम्मीदें बहुत बड़ी थी आम लोगों की, आम आवाम की, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है बल्कि आम लोगों की बात हम करें, बहुत बड़ी उम्मीदें थी। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा भरोसा करना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।